हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आज का हमारा चैप्टर है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चलो एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एज यूजुअल आपके सामने ना 3 सीरीज लिखी हैं, ठीक है, 1 इन रेड एंड 2 इन ब्लू। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सबकी सब सीरीज एक पैटर्न पे बेस्ड होती हैं, है ना। इनमें वो क्या पैटर्न है जिसकी वजह से ये सीरीज डिफाइन हुई है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन फर्स्ट। 3, 7, 11, 15। ऑब्जर्व वो पैटर्न क्या है जिसकी वजह से मैं नेक्स्ट टर्म्स भी बना पाऊंगा। आई थिंक आप इजीली ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि 3 के अंदर मैंने ऐड किया है 4, जिसकी वजह से ये बना है 7, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि आप कुछ ऐड कर दो तब नेक्स्ट टर्म बन पाएगी, और यहाँ पर इजीली वही स्पॉट हो रहा है। ऐसी 7 से 11 जाने के लिए मैंने +4 किया और 11 से 15 जाने के लिए +4 किया, ठीक है। तो यहां पर जो पैटर्न था वो था कि मैंने यहां पर एक ही नंबर ऐड किया, डेट इज 4, हर कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। चलो लेट्स जंप टू दीज। अब इन सीरीज के अंदर आपके पास 1, 5, 25, 125 ऐसा लग रहा है कि कोई चीज को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से इस सीरीज में आपके पास इंक्रीज दिख रहा है, और वो भी सडन इंक्रीज दिख रहा है। तो एक्चुअली मैं बताता हूं मैंने यहां पर किया क्या है। मैंने यहां पर 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, आई गेट 5, ठीक है। 1 × 5 इज 5। 5 को फिर द्वारा 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 5 = 25। ऐसे ही फिर द्वारा 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 × 5 बिकम्स 125। अब ये भी एक सीरीज है, ठीक है। अगर हम यहाँ सेकंड सीरीज की बात करें ना, यहाँ सेकंड सीरीज के अंदर आपके पास ये 1 कैसे ऑब्टेन हुआ है, ये एक्चुअली 1 का स्क्वायर है, और ये 4 कैसे ऑब्टेन हुआ है, ये 2 का स्क्वायर है। 9 कैसे ऑब्टेन हुआ है, 3 का स्क्वायर है। ऐसे ये 4 का स्क्वायर है और ये 5 का स्क्वायर है। क्लियर। तो आपको यहाँ पर जो मेन चीज जाननी है ना वो है कि इनके अंदर पैटर्न क्या है। सो व्हाट इज एपी, व्हाट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये जो रेड वाली सीरीज है ना, दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ये जो ब्लू वाली सीरीज है ये एपी नहीं है। ऐसा क्यों, लेट अस नो। देखो एपी होती क्या है। एपी इज एक्चुअली अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक लिस्ट ऑफ नंबर्स होती है जिसके अंदर नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करी जाती है कुछ ना कुछ ऐड करके, ठीक है। बट वो फिक्स रहता है, जो आपने ऐड किया है ना वो ऑल ओवर द एपी कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम रहेगा। दैट मीन्स जब मैं नेक्स्ट टर्म बनाना चाहूंगा मैं एक फिक्स नंबर को ऐड करूंगा जो मैंने शुरू से ही सेम लिया था। दैट मीन्स +4, यहां पर भी +4, यहां पर भी +4। तो ये हर कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में ना यही डिफरेंस होने वाला है, जिसको हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, ठीक है। चलो अब अगर मैं आपसे कहूं क्या सिर्फ इंक्रीजिंग एपी होती है, नहीं, एपी डिक्रीजिंग भी हो सकती है, ठीक है। अगर मैं एक डिक्रीजिंग एपी का एग्जांपल लिखूं ना तो एपी ऐसी भी हो सकती है। देखो डिक्रीजिंग एपी कैसे है ये। अगर मैं इस एपी को स्टडी करता हूं तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि इसके नंबर्स डिक्रीज हो रहे हैं जैसे जैसे मैं टुवर्ड्स द राइट मूव कर रहा हूं, ठीक है। क्या आप बता सकते हो कि मैंने 10 से 8 तक पहुंचने के लिए ऐसा क्या ऐड किया है जो आपके पास सेम रहने वाला है ऑल ओवर द सीरीज। एक्चुअली वो नंबर है -2। तो 10 से 8 तक पहुंचने के लिए मैंने -2 ऐड किया है। मतलब अगर मैं 10 + -2 करूंगा तो आई ऑब्टेन 10 - 2, दैट इज 8, ठीक है। तो आपको यहाँ फोकस करना है कि भाई अगर डिक्रीजिंग एपी होती है ना तो आप कुछ ना कुछ ऐसा ऐड करोगे जो नेगेटिव होगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तभी तो कोई टर्म डिक्रीज होगी ना। तो मैंने 10 में -2 ऐड किया, दैट बिकम्स 8। अब 8 के अंदर मैंने क्या ऐड किया कि 6 बन जाए, ऑफ कोर्स -2, एंड इट रिमेन्स सेम। आप पूरी एपी के अंदर फोकस कर रहे हो तो ये एक्चुअल में सेम रह रहा है। आई थिंक एपी के अंदर एक चीज क्लियर हो चुकी होगी कि नेक्स्ट टर्म को ऑब्टेन करने के लिए आप एक फिक्स नंबर ऐड करते हो। वो फिक्स नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस के अंदर वो नेगेटिव है, ठीक है। डिक्रीजिंग एपीज में जिसमें हम देखेंगे कि नंबर्स कम होते जा रहे हैं, उसमें हम हमेशा कहेंगे कि ये जो आपके पास नंबर है ना फिक्स नंबर, वो नेगेटिव है। ऐसे ही इसके अंदर जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं वो पॉजिटिव था, तो वो इंक्रीजिंग एपी होगी। आई थिंक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एपी के एग्जांपल्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। अब स्विच करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। तो आई थिंक अभी तक आपको क्लियर होगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं क्या। जो मैंने यहां पर सीरीज लिखी थी ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस नहीं थी, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो मल्टीप्लाई करके आप ऑब्टेन करते हो लिस्ट, या फिर स्क्वायरिंग या क्यूबिंग करके ऑब्टेन करते हो, वो आपके सिलेबस में नहीं है। जो आपके सिलेबस में है उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। दैट इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स जिसके अंदर आप कुछ फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन कर रहे हो, ठीक है। चलो अब हम उसके पैरामीटर्स पढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ लेबलिंग बताना चाहूँगा जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे ऑल ओवर द चैप्टर, ठीक है। अब यहाँ पर जो पहली टर्म होती है ना उसको हम हर बार बोलते हैं ए, ठीक है। स्मॉल ए कभी भी आप लिखोगे वो होगा फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी।
अगर आपको बोला जाएगा कि फर्स्ट टर्म ऑफ एपी कैलकुलेट कर दो, आप उसको डिनोट करोगे स्मॉल ए के साथ। तो यहां पर मैं पूछूंगा कि भाई स्मॉल ए क्या है एपी के लिए, स्मॉल ए इज 3। तो इस एपी के लिए अगर मैं स्मॉल ए को 3 लिखता हूं, इसका ये मतलब होगा कि फर्स्ट टर्म 3 है। चलो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये +4 जो था, इसको भी तो हम डिजिग्नेट करते होंगे बिकॉज ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एपी का। हाँ, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। ठीक है, ध्यान देना, +4 को हम बोलते हैं डी, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अब ये कॉमन डिफरेंस क्यों है भैया? पूरी एपी के अंदर जैसे जैसे एपी इंक्रीज हो रही है, या फिर नीचे वाली जो एक और एपी पड़ी थी उसमें डिक्रीज हो रही थी, यहां पर डी दैट इज डिफरेंस कॉमन रह रहा था। यही जो डिफरेंस कॉमन रह रहा है ना आपके पास, जो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है, उसी को हम स्मॉल डी बोलते हैं। इसी वजह से वर्ड आता है कॉमन डिफरेंस। आई थिंक कॉमन डिफरेंस वर्ड से इतना क्लियर है कि ये दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस तो है। ये कॉमन वर्ड इसलिए क्योंकि ये पूरी एपी में सेम रहता है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का मतलब यही है कि ऐसा डिफरेंस जो ऑल ओवर द एपी कॉमन रह रहा हो। तो इस करके अगर मैं किसी एपी के अंदर पैरामीटर्स के बारे में जानना चाहूंगा ना, तो 2 उसके बेसिक पैरामीटर्स हैं, एक तो है स्मॉल ए और एक है स्मॉल डी। ठीक है, स्मॉल ए मतलब फर्स्ट टर्म, स्मॉल डी मतलब कॉमन डिफरेंस। इनके बारे में अभी जाना है ना आपने, ए और डी के बारे में। अब आप स्टडी करोगे कि इनका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, अगर मैं एक एग्जांपल लूं, कंस्ट्रक्ट एन एपी इफ ए एंड डी आर गिवन। ए आपके पास 4 है और डी आपके पास 0.5 है। आपको एपी बनानी है, आपको एपी तैयार करनी है ना, ए और डी काफ़ी हैं। ठीक है, अगर मैं लिस्ट ऑफ नंबर्स तैयार करता हूं तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म। तो आपके क्वेश्चन के अंदर ए गिवन था 4, दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म। मैंने आपको बताया था ए होता है फर्स्ट टर्म और वो था 4, तो मुझे पहली टर्म तो पता चल गई कि ये तो 4 है। ठीक है, अब सेकेंड टर्म कैसे पता चलेगी? देखो, डिफरेंस कितना था? 0.5। मतलब आप 4 के अंदर कितना ऐड करने वाले हो? ऑफकोर्स 0.5। तो आप अगर 4 के अंदर 0.5 ऐड करोगे ना, तो 4 + 0.5 बिकम्स 4.5, तो सेकेंड टर्म हो जाएगी 4.5। आई थिंक क्रिस्टल क्लियर होगा कि आप अगर 4 से 4.5 तक पहुंचे हो तो आपने 0.5 ऐड किया है। क्यों ऐड किया? क्योंकि आपका डिफरेंस था 0.5। तो आपको इतना पता चल चुका होगा कि जो भी डिफरेंस होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, आप उठाकर पहली टर्म के अंदर ऐड करते हो टू ऑब्टेन द सेकेंड टर्म। दूसरी टर्म तक आप पहुंच चुके हो, अब तीसरी टर्म क्या होगी? ऑब्वियसली क्लियर है, इसके अंदर उठाकर ऐड कर दो 0.5। तो 4.5 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 5.0। अगर आपको ऐड नहीं करना आता ना डेसिमल्स को, तो इस तरीके से ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, और बाकी आपके पास अगर ब्लैंक स्पेसेस बढ़ती हैं तो उसमें 0 लिख दिया करो। 5 + 5 इज 0, 1 आपके पास यहाँ कैरी गया, 4 + 1 5, 5.0, तो यहाँ पर आया 5.0। अब नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो ऑफकोर्स मुझे पता है वो 5.5 होगी। आई थिंक क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पर एपी बनानी आ गई है जिसके अंदर ए और डी गिवन था। अब इसका रिवर्स भी ट्रू है। अगर आपको कहा जाएगा ना कि भाई एपी लिखी हुई है सामने, ए और डी निकाल दो, इजी होना चाहिए। ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म जो यहाँ लिखी है, और डी क्या होता है? इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। ध्यान देना, व्हाट इज डी? अगर आपको इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देना, दैट मींस 7 - 3, तो आपके पास डी आ जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस ही तो था। तो आप कभी भी डी निकालना चाहते हो ना, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड एज T2 - T1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। चलो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो आपके सामने यहाँ बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है जिसके अंदर आपको कहा गया है फाइंड ए एंड डी फॉर द गिवन एपी। मतलब एपी तो है ये, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपके पास है, ये डिक्लेयर्ड है, बट आपको फाइंड करना है ए और डी। तो बहुत ईजी है, क्योंकि आपको जब ए और डी फाइंड करना है ना, ए तो फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी होती है, तो भाई पहली टर्म तो साफ साफ दिख रही है कि भाई 3/2 है, तो ए तो मैंने यहाँ पर निकाल कर लिख दिया कि ए इज 3/2। अब आपको निकालना है डी। डी कैसे निकालोगे? देखो, डी इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स। वैसे तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स उठा सकते हो, मतलब इन दोनों टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा ना, वो भी डी ही होगा। बट यार अगर मैं आपको फर्स्ट 2 टर्म्स की हेल्प से निकालने के लिए डी कहूंगा ना, तो आप एक फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज डी इज इक्वल टू T2 - T1, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपके पास डी निकल जाता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा ½ - 3/2। बस ये कैलकुलेशंस को हम आगे कर लेते हैं कि ½ - 3/2 आएगा क्या। आपने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम आया 2, 1 - 3 किया तो आपके पास आएगा -2/2 एंड दैट इज इक्वल टू -1, क्योंकि कटिंग करोगे तो आपके पास -1 बचेगा। अब ये जो d -1 आया ना, इसका मतलब क्या है? d मतलब इन दोनों के बीच में जो आपके पास कॉमन डिफरेंस था। अब अगर मैं आपको कहूँ ना कि 3/2 में वो क्या ऐड किया है कि हाफ बन जाए, ठीक है, दैट इज
-1, बिकॉज अभी अभी आपने जो d निकाला है ना वो -1 है, डैट मीन्स ये डिक्रीजिंग एपी है। नेगेटिव साइन से ये भी पता चलता है अगर d नेगेटिव है ना डैट मीन्स ये डिक्रीजिंग एपी है। और साफ साफ पता चल रहा है पहले ये 3/2 था, फिर ये 1/2 हुआ, फिर -1/2 हुआ। डैट मीन्स हर बार जब यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो ना तो वो नंबर नेगेटिव है और वो नंबर की वैल्यू कितनी है, -1। क्लियर? चलो, आई थिंक आपके पास AOD क्लियर हो चुके होंगे कि AOD होते क्या हैं और इनका क्या यूज़ है। अब कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूंगा मैं जो इसी के बेसिस पे होंगे, प्लीज़ उनको प्रैक्टिस करना एंड कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.